आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। विदर्भ नगर का राजकुमार विराट शिकार खेलने के लिए वन की ओर निकला। इसी दौरान वह उस घने वन में बनी एक झोंपड़ी से होकर गुजरा तो उसे उस झोंपड़ी के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। मेनका बेटी, बहुत दिन हो गए तूने कोई गाना नहीं सुनाया। आज तेरा गाना सुनने का बहुत मन कर रहा है, तो जल्दी से एक गाना सुना दे। अच्छा दादी माँ, सुनाती हूँ। और फिर मेनका ने बहुत ही सुंदर गाना सुनाया। राजकुमार विराट भी उस झोंपड़ी के बाहर खड़ा होकर उस गाने को सुनने लगा और बोला, वाह कितना मधुर संगीत है। इतना मधुर संगीत तो कोई संगीतकारा भी नहीं गाती है। विराट घोड़े पर ही बैठा मदमस्त होकर झूमने लगा। कुछ देर बाद विराट अपनी सुध बुध ही भूल गया था। बस मेनका, बस तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। अब तुम थक गई होगी, चल अब आराम कर ले, सो जा। अच्छा दादी माँ, विराट ने सोचा, लगता है मेनका तो सो गई। उसने घोड़ा वहीं से आगे बढ़ा दिया और सोचने लगा, जब मेनका इतना सुंदर गाना गाती है तो वो देखने में न जाने कितनी सुंदर होगी। मैं ब्याह करूँगा तो केवल इसी मेनका से, वरना सब कुछ त्याग कर प्राण न्यौछावर कर दूंगा मेनका पर। अब विराट का मन शिकार खेलने में तनिक भी नहीं लग रहा था, इसलिए वे वहीं से वापस विदर्भ नगर लौट गया। जब वे महल पहुंचा तो महाराज ने कहा, क्या बात है विराट, इस बार शिकार से खाली हाथ लौटे हो? पिताजी महाराज जी, कुछ अच्छा सा नहीं था, सो बिना शिकार खेले ही लौट आया हूँ। विराट अपने कक्ष में आ गया और मेनका के बारे में ही सोचता रहा। मेनका इस समय क्या कर रही होगी? मेनका देखने में कैसी होगी? रात हुई तो महाराजा और महारानी विराट के कक्ष में आए और बोले, युवराज, जब से तुम वन से लौटे हो अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले हो, ना ही तब से तुमने कुछ खाया पिया है, क्या बात है? विराट सोचने लगा, अब इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे मेनका से प्रेम हो गया है। पिताजी महाराज, बात कुछ भी नहीं है। बेटा, बात कुछ न कुछ तो अवश्य है, जो तुम इस तरह अकेले अपने कक्ष में पड़े हुए हो। तुम्हें हमारी सौगंध है, जो भी बात है उसे सच सच बता डालो। अब मैं आपसे कुछ छिपा नहीं सकता। बात यह है कि वन में जाते समय एक झोंपड़ी में रहने वाली मेनका नाम की युवती से मुझे प्रेम हो गया है और अब मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम राज परिवार के और वे साधारण एक गरीब लड़की। पिताजी महाराज, लेकिन मैं विवाह करूँगा तो केवल मेनका से ही करूँगा। राजकुमार, हम इस विवाह को कदापि होने नहीं देंगे। तो मैं भी कुल देवता की सौगंध खाता हूँ पिताजी महाराज, यदि विवाह करूँगा तो केवल मेनका से ही करूँगा, वरना आजीवन कुंवारा रहूँगा। महाराज सोचने लगे, यदि विराट का विवाह मेनका के साथ नहीं हुआ तो यह निश्चय ही आजीवन कुंवारा रह जाएगा। बहुत हठी है यह। यदि ऐसा हो गया तो इसके साथ ही हमारी वंश वेला समाप्त हो जाएगी। नहीं, ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। यह सोचते हुए महाराज बोले, युवराज, तुमने कुल देवता की सौगंध खाई है, इसलिए अब हम तुम्हें मेनका के साथ विवाह करने से रोकेंगे नहीं। ओ पिताजी महाराज, आप कितने अच्छे हैं, पर तुम राज परिवार से बाहर की कन्या के साथ विवाह करने जा रहे हो, इसलिए यह विवाह किस प्रकार संपन्न होगा अब यह भी सुन लो। हम, तुम्हारी रानी माँ या विदर्भ नगर का कोई भी नागरिक इस विवाह में शामिल नहीं होगा।
ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। ऐसे विवाह के प्रति राजवंश के नियम ही कुछ ऐसे हैं जिन नियमों का हमें ना चाहते हुए भी पालन करना होगा। तुम अकेले ही घोड़ी पर दूल्हा बनकर कन्या पक्ष के यहाँ जाओगे और दुल्हन को ब्याह कर अकेले ही विदर्भ नगर वापस लौटोगे। ठीक है पिताजी महाराज, यदि ऐसा है तो मैं राजवंश की इन कठोर परंपराओं का पालन अवश्य ही करूँगा। और फिर अगले ही दिन विराट घोड़ी पर चढ़कर अपनी दुल्हन को लेने चल पड़ा और लोग यह देखकर बोलने लगे, अरे युवराज विराट कहाँ चले? इनके पीछे पीछे डोली उठाए कहार भी चल रहे हैं। सुना है राजवंश से बाहर की किसी युवती से विवाह करने जा रहे हैं। तो राजकुमार विराट की अनोखी बारात चल दी अपने लक्ष्य की ओर। जल्दी ही वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया और वन में बनी उस झोंपड़ी के निकट पहुंच गया। जिस समय विराट की घोड़ी झोंपड़ी के बाहर रुकी, उसी समय अचानक अंदर से एक बुढ़िया बाहर निकली और उसने बोला, कौन हो तुम? बूढ़ी माँ, मैं विदर्भ नगर का युवराज विराट हूँ, अपनी बारात लेकर आया हूँ। बारात? किसके द्वार लाए हो? तुम्हारे द्वार माँ। मेरे द्वार? हाँ बूढ़ी माँ, तुम्हारी बेटी मेनका से ब्याह करने आया हूँ मैं। तुम मेनका के साथ ब्याह करोगे? हाँ बूढ़ी माँ। तुमने मेनका को देखा भी है? नहीं बूढ़ी माँ, बस मैंने कल झोंपड़ी के बाहर से उसके मधुर गाने की आवाज सुनी थी, उसी से प्रभावित होकर उससे ब्याह करने चला आया हूँ। ओह युवराज, यदि तुम कल झोंपड़ी में आकर अपनी आंखों से मेनका को देख लेते तो तुम्हें इतना झंझट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बूढ़ी माँ, ये आप क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ युवराज। मेनका कोई युवती ना होकर केवल एक चिड़िया है। चिड़िया? हाँ, मेनका चिड़िया का नाम है। उसे मैंने बेटी की तरह पाला है। ओह, लेकिन कल तो वे आपसे मनुष्यों की भाषा में बात कर रही थी और गाना भी सुना रही थी। हाँ, मेनका मनुष्यों की भाषा में बात कर सकती है, लेकिन कैसे? चिड़िया भला मनुष्यों की भाषा में बात कैसे कर सकती है? लगता है आप मुझसे झूठ बोल रही हैं बूढ़ी माँ। तो आओ मेरे साथ झोंपड़ी में चलकर सच्चाई अपनी आंखों से देख लो युवराज। बुढ़िया विराट को झोंपड़ी में ले गई और मेनका सामने ही बैठी हुई थी और वह बोली, यही मेरी बेटी मेनका है। मेनका बोली, माँ ये कौन है? युवराज, अब तो विश्वास आया तुम्हें, लेकिन पृथ्वी पर तो ऐसी चिड़िया की कोई नस्ल नहीं है जो मानवों की तरह बोलती हो। तुमने ठीक कहा युवराज, मेनका इस लोक की चिड़िया नहीं है। तो फिर किस लोक की है? यह तो मैं भी नहीं जानती हूँ। बूढ़ी माँ, तुम्हारी घुमावदार बातें तो मेरी समझ से बाहर है। मुझे साफ साफ सारी बात बताओ ना। ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ ही सारी बात प्रारंभ से बताती हूँ। सुनो युवराज बेटा, मेरा नाम परमेश्वरी है। मैं ठहरी जन्म जन्म की दुखियारी। लोगों से भीख मांग मांग कर जैसे तैसे मैंने अपनी जिंदगी काटी है। तब कहीं बुढ़ापे की सीमा तक पहुंची हूँ। बुढ़ापे ने जैसे ही मुझे घेरा, मेरा मन बस्ती नगरों से उचट गया, जो इस जंगल के एकांत में ये झोंपड़ी डाल ली। जंगली कंदमूल खाकर अपना पेट पालने लगी, पर कुछ ही दिनों में जंगल का अकेलापन मुझे काटने लगा। बेटा, अकेले आदमी से ना तो हंसा जाता है ना रोया जाता है। अकेलेपन का बोझ उठाना मुझे मुश्किल लगने लगा। आखिर एक दिन अकेलेपन से दुखी हो मैं मन ही मन भगवान से कह उठी, भगवान, ऐसी क्या नाराजगी तेरी मुझसे? अकेले मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है। कोई बोलने बतलाने के लिए
मेरे पास होना चाहिए। आदमी ना सही, कोई चिड़िया, मकोड़ा, सांप, बिच्छू कोई तो हो। भगवान, क्या मेरी पुकार नहीं सुनोगे आप? तभी एक बहेलिया मेरे पास आया और बोला, बूढ़ी माँ, बहुत प्यास लगी है, पीने को पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ बैठो, अभी मैं पानी लेकर आती हूँ। और फिर पानी पीने के पश्चात वह बोला, बुढ़िया माँ, इस वीराने में अकेली रहती हो क्या? हाँ बेटा, मुझ करम जली के भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, और भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है भला? मर जाऊं तो मरी ही पड़ी रहूंगी, यहाँ कोई मुझसे बोलने बतलाने तक को नहीं है। बुढ़िया माँ, दिल छोटा ना करो, हम तुम्हें एक ऐसी चिड़िया दिए जाते हैं जो तुम्हारी बोली में ही तुमसे बातें किया करेगी, तुम्हारा मन बहलाया करेगी। ऐसी भी कोई चिड़िया होती है क्या? औरों का तो हमें पता नहीं, पर हमारे पास है एक ऐसी चिड़िया। बहेलिया मुझे बोलने वाली चिड़िया देकर चला गया। मैंने चिड़िया से बोला, आज से तेरी कैद खत्म, अब तो झोंपड़ी में मेरे साथ रहा करेगी। फिर एक दिन जब मैं झोंपड़ी के बाहर गई और कुछ देर बाद पुनः वापस लौटी, तो मैंने देखा चिड़िया बहुत ही मधुर गाना गा रही थी और मुझे उसका गाना सुनकर बहुत आनंद आया। तो जब भी मेरा मन उदास होता है, मैं मेनका को गाना सुनाने के लिए कहती हूँ और वो मुझे गाना सुनाती है। कल भी मेरे कहने पर ही मेनका ने मुझे गाना सुनाया था। युवराज बोला और मैंने झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर कल उसका वह मधुर गाना सुना था। उस गाने की मधुर ताल सुनी थी। उसी ताल पर मुग्ध होकर मैं मेनका के साथ विवाह करने की सोच बैठा। लेकिन युवराज, अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी है, अब क्या करोगे? करना क्या है बूढ़ी माँ, मेनका चिड़िया है तो क्या हुआ? मैं दूल्हा बनकर आया हूँ और अब दुल्हन के साथ ही विदर्भ नगर वापस लौटूंगा। लेकिन दुल्हन होगी कौन? मेरी दुल्हन मेनका होगी। क्या? हाँ बूढ़ी माँ, मैं मेनका से विवाह करने की कुल देवता की सौगंध खाकर आया हूँ। अब मेनका चिड़िया हो या नारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं विवाह करूँगा तो मेनका के साथ ही करूँगा। बुढ़िया ने विराट को बहुत समझाया, पर विराट अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। यह देखकर बुढ़िया बोली, ठीक है युवराज, यदि तुम्हारी ऐसी ही जिद है तो ऐसा ही सही, पर इस विवाह को करेगा कौन? पंडित तो यहाँ कोई नहीं है। पंडित की क्या आवश्यकता है बूढ़ी माँ? मैं अग्नि को साक्षी मानकर मेनका को अपनी पत्नी स्वीकार कर लूंगा। और फिर विराट ने अग्नि प्रज्वलित करी और बोला, मैं अग्नि को साक्षी मानकर मेनका को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। आज से इसके हर सुख दुख का मैं ख्याल रखूंगा। तत्पश्चात विराट झोंपड़ी के बाहर निकला और आदेश दिया, कहारो, डोली को झोंपड़ी के द्वार पर रख जाओ। डोली झोंपड़ी के द्वार पर रख दी गई। कहारो, अब तुम पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ। जब दुल्हन डोली में बैठ जाएगी तब तुम्हें बुलावा दिया जाएगा। जो आज्ञा युवराज। मेनका के डोली में आते ही विराट ने पर्दा गिरा दिया। अच्छा बूढ़ी माँ, अब विदा दो। युवराज, दिल लगाने के लिए भगवान से मेनका को मांगा था। उसे बेटी की तरह चाहती थी मैं। आज उसे भी तुम ले चले। किसी ने सच ही कहा है, बेटियां पराया धन होती हैं। आप दिल भारी ना करें बूढ़ी माँ। आपको जब भी मेनका की याद सताए, विदर्भ नगर चली आना। आप वहाँ आएंगी तो मुझे खुशी होगी। युवराज ने कहारों को आदेश दिया कि दुल्हन डोली में बैठ गई है, अब डोली को ले चलो। जब कहारों ने डोली उठाई तो वे सोचने लगे, क्या दुल्हन में बिल्कुल भी बोझ नहीं है। डोली जब विदर्भ नगर पहुंची तो द्वार पर माँ आरती की थाली लेकर खड़ी थी। तो
तो युवराज बोला, माँ, डोली का पर्दा ना हटाना। दुल्हन अपने कक्ष में ही जाकर डोली से नीचे उतरेगी। डोली को सीधे युवराज विराट के शयन कक्ष में ले जाया गया। युवराज बोला, आप सब लोग बाहर जाइए, दुल्हन किसी को अपना मुंह नहीं दिखाएगी। जब कक्ष खाली हो गया तो युवराज बोला, मेनका रानी, जल्दी से बाहर आ जाओ। मेनका बोली, युवराज, मुझसे विवाह करके आपने ठीक नहीं किया है। मेरे विषय में जब लोगों को पता चलेगा तो वे आपकी हंसी उड़ाएंगे। इन बातों की चिंता तुम ना करो मेनका। तभी एक दासी ने विराट का दरवाजा खटखटाया और विराट ने द्वार खोलकर पूछा, क्या बात है? युवराज, महाराज और महारानी जी ने आपको बुलवाया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अपने कक्ष में चिड़िया को छोड़ और बाहर से द्वार पर ताला लगा विराट अपने माता पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, महाराज और माँ, आपने मुझे बुलाया था। माँ बोली, विराट, ना तो महल के द्वार पर तुमने बहू की आरती उतारने दी और ना ही स्त्रियों को बहू का मुंह देखने दिया। ये सब क्या है? इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर क्या करूँ, मैं मेनका को वचन ही ऐसा दे बैठा था। वचन? कैसा वचन? विदाई के समय डोली में बैठते समय ही मेनका ने मुंह दिखाई मांग ली थी और उसने मुंह दिखाई में ये मांगा था कि पूरे 6 माह तक ना तो वे अपने पति के अलावा किसी दूसरे मनुष्य का मुंह ही देखेगी, ना किसी को अपना मुंह दिखाएगी। मुझे मुंह दिखाई की रस्म निभाने के लिए उसे ऐसा वचन देना पड़ा। अब आप ही बताइए कि औरतें मेनका का मुंह कैसे देख सकती थी? तो क्या हम भी 6 माह तक मेनका को नहीं देख सकेंगी? हाँ माँ, वचन आखिर वचन है। मैंने मेनका को इस बात का वचन दिया है। ठीक है, हम वचन की आन को समझते हैं, इसलिए हम 6 माह बाद ही बहू का मुंह देखेंगे। विराट ने अपने कक्ष में आकर मेनका को सारी बात बताई। स्वामी, आपने यह भी सोचा है कि 6 माह बाद क्या होगा? तब लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा? ओह मेनका, छोड़ो इस विषय को, तब की तब सोची जाएगी। अब विराट मेनका के स्वयं देखभाल करता है। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे 6 माह बीत गए। एक दिन विराट से महारानी बोली, बेटा, अब तो 6 माह भी पूरे हो गए हैं, अब तो बहू का मुंह दिखा दो। नहीं, अभी नहीं माँ, महारानी सोचने लगी। लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। आखिर बहू को इस प्रकार ताले की कैद में क्यों रखता है विराट? या तो बहू बेहद सुंदर है या बेहद बदसूरत है। मुझे विराट से इस विषय में खुलकर बात करनी चाहिए। यह सोच उसने विराट से कहा, बेटा, बहू जैसी भी है, मैं उसका मुंह देखना चाहती हूँ। माँ, मैंने मेनका को समझाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, पर वह कक्ष से बाहर आने को माने तब ना। वे गरीबी में पली बड़ी है ना, इसलिए अभी अपने कक्ष से बाहर निकलने में झिझकती है। तो मैं स्वयं चलती हूँ उसके पास। नहीं माँ, ऐसा गजब ना करना। अगर आपने ऐसा किया तो मेनका हीरा चाटकर आत्महत्या कर लेगी। ओह, इतनी नकचिड़ी है वह। अब कुछ भी कहो माँ, पर मेनका ने मुझसे 6 माह की मोहलत और मांग ली है कि वह इन 6 माह तक किसी को भी अपनी सूरत नहीं दिखाएगी। कैसी विचित्र है मेनका, अकेली कक्ष में पड़ी पड़ी उसका दिल नहीं उबता। फिर एक दिन युवराज मेनका से बोला, जिस गाने की ताल सुनकर मैं तुमसे विवाह करने का संकल्प कर बैठा था, आज उस मधुर गाने को फिर से सुनाओ। अगले ही पल मेनका ने गाना सुनाना शुरू किया। वाह मेनका वाह, तुम अनुपम हो। इधर कक्ष के बाहर महाराज और महारानी भी
उसके मधुर गाने को सुन रहे थे। महाराज बोले, ये गाना कौन गा रहा है? महारानी बोली, और कौन गा रहा है? मेनका ही गा रही होगी। महाराज बोले, ओ, मेनका के सुर ताल तो अद्भुत हैं। अच्छी से अच्छी गायिका भी इतना मधुर गाना नहीं गा सकती। रानी बोली, महाराज, विराट हर समय बहू मेनका के साथ कक्ष में बंद पड़ा रहता है, ऐसा कब तक चलेगा? महारानी, हम भी इसी विषय में गंभीरता से सोच रहे हैं। महाराज, ऐसा कोई प्रयास कीजिए जो युवराज को कुछ दिनों के लिए बहू मेनका से अलग किया जा सके। तुम ठीक कह रही हो महारानी। अगले ही दिन महाराज ने युवराज विराट से कहा, युवराज, यह पत्र तुम्हें कौशल नगर के राजा कौशलेंद्र के पास पहुंचाना है। तुम आज ही कौशल नगर के लिए रवाना हो जाओ। लेकिन पिताजी महाराज, यह कार्य तो आप किसी विश्वसनीय दूत से भी करवा सकते हैं। नहीं विराट, पत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण व गोपनीय है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसे तुम ही कौशल नगर लेकर जाओ। जो आज्ञा पिताजी महाराज। अपने कक्ष में आकर विराट ने मेनका से कहा, मेनका, मैं कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूँ। मेरे पीछे तुम्हें कक्ष के अंदर ही रहना है। तुम्हारे दाना पानी का इंतजाम मैं कक्ष के अंदर करके रख जाऊंगा। विराट ने 10-15 दिन के दाना पानी का इंतजाम करके कक्ष में रख दिया। तत्पश्चात उसने उस कक्ष को बाहर से ताला लगा दिया। फिर विराट पत्र लेकर कौशल नगर की ओर चल दिया। विराट को जाते हुए देखकर महाराज बोले, महारानी, हमारी योजना कामयाब हुई। अब युवराज विराट कौशल नगर से 1 माह पहले नहीं लौटेगा। महारानी बोली, 1 माह तक नहीं लौटेगा तो क्या तब तक बहू मेनका अपने कक्ष में अंदर ही रहेगी? नहीं महारानी, क्योंकि विराट अब यहाँ नहीं है, इसलिए हम आज ही उसके कक्ष का ताला तुड़वा कर बहू मेनका से मिलेंगे और उससे पूछेंगे कि वह अपने कक्ष से बाहर क्यों नहीं आती है। ओह, तब तो मैं भी मेनका का मुंह देख पाऊंगी। और फिर मेनका के कक्ष का ताला तोड़ दिया गया। महाराज और महारानी कक्ष के अंदर पहुँचे और बोले, ओह, यहाँ तो कक्ष में चारों ओर बीट ही बीट हो रही है। बहू मेनका तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मेनका सोचने लगी, आज भांडा फूट गया, अब मैं कैसे इनकी नजरों से बच पाऊंगी। महारानी बोली, मेनका बहू, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ रानी माँ। तुम तो चिड़िया हो। हाँ रानी माँ, मैं ही आपकी बहू मेनका हूँ। तुमसे विवाह किया है विराट ने। जी पिताजी महाराज। खामोश, जो मुझे पिताजी कहा। तुम हमारी बहू नहीं हो सकती। निकल जाओ हमारे महल से, बल्कि हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। जी पिताजी महाराज। और अगले ही पल मेनका उड़कर खिड़की से बाहर निकल गई और सोचने लगी, स्वामी जब वापस लौटेंगे तो मुझे ना पाकर बहुत दुखी होंगे, पर मैं भी क्या करूं? पिताजी महाराज का आदेश मानना भी तो मेरा धर्म था। महल में महाराज और महारानी बोले, विराट की क्या मत्ती मारी गई थी जो इस चिड़िया से शादी कर ली। मेनका उड़ती उड़ती विदर्भ नगर से बाहर निकल गई और सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं? दादी माँ के पास जाती हूँ तो वो मेरी कहानी सुनकर दुख से भर उठेंगी। तभी उसे एक रथ जाता हुआ दिखाई दिया और उसने देखा कि उस रथ में उसके स्वामी बैठे हुए थे। वह उड़कर रथ में बैठे हुए विराट की गोदी में जा बैठी। मेनका, तुम यहाँ? हाँ स्वामी। तब मेनका ने उसे सारी बात बताई। ओ पिताजी महाराज ने यह तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया मेनका। स्वामी, यह तो एक ना एक दिन होना ही था। मेनका बोली, अब मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, तब तुम
अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लेना स्वामी। मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगा मेनका। अग्नि को साक्षी मानकर सुख दुख में मैंने तुम्हारा साथ निभाने की कसम खाई थी। मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे। दोनों रथ से उतरकर नदी के तट पर पहुँचे। जैसे ही वे दोनों नदी में कूदने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। वे जहाँ थे वहीं रुक गए और उन्होंने सामने देखा कि भगवान शिव जी और माता पार्वती प्रकट हुए हैं। भगवान आप? हाँ युवराज, तुम दोनों का सच्चा प्रेम देख मुझे आखिर आना ही पड़ा। विराट, बुढ़िया की पुकार सुनकर मैं ही बहेलिया बनकर बुढ़िया के पास गया था और उसे इस चिड़िया को देकर आया था जिसका नाम उसने मेनका रखा था। हाँ विराट, क्योंकि अब इसका विवाह तुम्हारे साथ हो चुका है, इसलिए अब इसका चिड़िया के रूप में रहना उचित नहीं है। इसलिए चिड़िया के स्थान पर मैं इसे युवती बनाए देता हूँ। यह कहकर भगवान शिव जी ने स्नेह पूर्वक चिड़िया के सिर पर हाथ फेरा। अगले ही पल चिड़िया के स्थान पर एक अपूर्व सुंदरी खड़ी थी। विराट, आज से यह युवती मेनका तुम्हारी पत्नी है। जी भगवान। तब दोनों को आशीर्वाद देकर भगवान शिव जी और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। स्वामी, अब क्या करेंगे? अब पिताजी के आदेश का पालन करते हुए पहले मैं तुम्हारे साथ कौशल नगर जाऊंगा, फिर हम अपने नगर लौटेंगे। कौशल नगर पहुंचकर विराट ने पत्र राजा कौशलेंद्र को दिया जिसमें लिखा था, राजन, अपने पुत्र को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। कुछ दिन इसे अपना मेहमान बनाकर रखिए। आभारी रहूंगा। आपका मित्र राजा प्रकाश। राजा कौशलेंद्र ने विराट और मेनका को राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया। 15-20 दिन वे दोनों कौशल नगर में रहे। तत्पश्चात राजा कौशलेंद्र से विदा ले वे दोनों विदर्भ नगर को रवाना हुए। जब युवराज विराट विदर्भ नगर पहुंचा तो महाराज बोले, यह तुम्हारे साथ कौन सुंदरी है युवराज? यह तो आपकी बहू मेनका है पिताजी महाराज। क्या? लेकिन वह तो एक चिड़िया थी। तब विराट ने सारी बात माता पिता को बताई। फिर महाराज और महारानी बोले, बहू मेनका, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। ये आप क्या कह रहे हैं? आप दोनों मेरे बड़े हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। विराट और मेनका ने महाराज और महारानी के चरण स्पर्श किए। दोनों ने प्रसन्न होकर पुत्र व पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और इस तरह से विराट अब मेनका के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद।